इससे पहले हमने ये देखा कि लियम को उसकी पत्नी द्वारा धोखा मिलता है और पूरा उसका परिवार बिछड़ जाता है। लियम मरने ही वाला होता है, तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है जो उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देता है जिसका नाम स्पेस बेटल है, जहाँ पर उसकी नई माँ उसे बधाई देते हुए गिफ्ट देती है जो कि एक एआई रोबोट होता है। लियम उस एआई रोबोट के साथ उस दुनिया में एक इवल राजा बनना चाहता है। इसके लिए वह अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक कैप्सूल में जाता है। आगे हम अननोन व्यक्ति को देखते हैं जो मार्गदर्शक होने का दावा करता है, जो नकारात्मक भावनाओं से डिटैच्ड है। लियम उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ काम पूरा करने के बाद दूसरा शिकार ढूंढता है, जिसके लिए वे फिर से आर्क पे जाता है, जहां उसकी नजर एक जवान महिला पे पड़ती है जो एक नूडल्स की दुकान पर अपनी जीवन का सबसे अच्छा भोजन करने जा रही है। जैसे ही वह अपनी चॉपस्टिक को खोलती है, वह आसानी से टूट जाती है। जापानीज कल्चर में माना जाता है कि इसका टूटना एक बुरा शगुन माना जाता है और यहाँ तक माना जाता है कि ये आपके साथ दुर्भाग्य और मृत्यु भी लाता है। इस चॉपस्टिक के टूट जाने के कारण अननोन व्यक्ति इतना खुश होता है, वह उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं को देखता है। इसी बीच हम लियम की दुनिया में देखते हैं। लियम की मेड एजुकेशन कैप्सूल के सामने लियम के जागने की प्रतीक्षा कर रही है। कैप्सूल खुलता है और लियम जाग जाता है। पता चला कि वह 2 साल से सो रहा है। कैप्सूल के अंदर उसका शारीरिक शरीर बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। लियम को जागे हुए कुछ ही समय हुआ है, इसलिए उसे तालमेल बिठाने में समय लगेगा। हम आगे सुझाव देते कि उसे पुनर्वास की आवश्यकता है। इसके बाद लियम पूछता है कि उसके टेरिटरी बेनिफिट का क्या हाल है। हम आगे उसके वर्तमान टेरिटरी की आर्थिक स्थिति दिखाती है। एआई रोबोट के रूप में उसने अपना काम ईमानदारी से किया और वैनफील्ड को उचित ढंग से चलाया, इसलिए लियम उसकी तारीफ करता है। लेकिन लियम इस विकास को अपनी आंखों से देखना चाहता है, इसलिए वह उसे बाहर ले जाती है। लियम ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसने वैनफील्ड की सेना के लिए स्पेस स्पोर्ट्स बनाया। इतना ही नहीं, उसने आसमान में तैरता हुआ एक डॉग भी बनाया जहां मोबाइल रोबोट और अंतरिक्ष यान तैनात किए जा सकते हैं। लियम उत्सुकता से फ्लोटिंग डॉग को देखता है। लियम उन मोबाइल नाइट को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसमें भविष्य में लियम राइड कर सकता है। लियम रोबोट की सवारी करने के लिए कहता है तो अमागी उसकी व्यवस्था करती है तथा उसे बुनियादी कंट्रोल बताती है जो सीखने में आसान होते हैं। ये सभी रोबोट मैजिक पे निर्भर हैं। लियम जो भी गति की कल्पना करेगा, रोबोट ठीक उसी प्रकार चलेगा। लियम मोबाइल नाइट को नीचे उतारता है और वह आसानी से इधर उधर घुमाता है। कुछ समय बाद वह बोर होने लगता है। वह अमागी से पूछता है रोबोट का उपयोग करके कोई कॉम्बैट फाइट करने का तरीका है। वह जल्दी से उसकी व्यवस्था करती है, तलवार और शील्ड के साथ एक नाइट को बुलाती है जो वैनफील्ड आर्मी के कैप्टन मसीटा होता है। लियम मसीटा की शील्ड पर पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे मसीटा जमीन पे गिर जाता है। लियम को एहसास हो जाता है कि मसीटा ने जानबूझकर हार मान ली थी। लियम नहीं चाहता कि ये सैनिक उसके साथ एक बच्ची की तरह व्यवहार करें। लियम उससे कहता है कि उसे इस फाइट को गंभीरता से लेना होगा, वरना उसे अनादर करने के परिणाम भुगतने होंगे। वह डुएल को गंभीरता से लेता है। मसीटा उठता है और लियम के अटैक को डॉज करता है और लियम को एक ही क्षण में निहत्था कर उसे जमीन पे गिरा देता है, जिससे मुकाबला खत्म हो जाता है। इस हार के साथ लियम को एक रियलिटी चेक मिलता है कि उसे बेहतर पायलट बनने के लिए अपनी स्किल को सुधारना होगा। अपने चैम्बरलेन से कहता है कि वह उसे एक टीचर से मिलवा दे जो कॉम्बैट फाइट में बेहतर बनना सिखाएगा। चैम्बरलेन को लगता है कि एक राजा को लड़ाई सीखना कोई जरूरी है, लेकिन लियम का मानना इससे अलग है। अब वह दूसरे द्वारा कमजोर होने के कारण बेइज्जत नहीं होना चाहता। वह एक ईविल राजा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए शक्तिशाली बनना चाहता है। लियम एक कटाने वाले व्यक्ति जिसका नाम यासुशी है उसे अपना सेंसर बताता है। लियम यासुशी का अपना परिचय देता है और बताता है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता है, जिससे यासुशी एक भाषण देने लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सके। अमागी को उस डरपोक आदमी पर संदेह हो जाता है, लेकिन लियम उसे चिंता न करने के लिए कहता है और यासुशी के साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यासुशी पहले अपनी सीक्रेट तकनीक को दिखाता है जिसे वह द फ्लैश कहता है। वह अपनी तलवार पर ग्रिप बनाता है, उसे बाहर निकालता है और फिर उसे वापस उसी जगह रख देता है। उसी क्षण उसके चारों ओर की लकड़ियां 2 हिस्सों में बट जाती हैं। लियम का मानना है कि उस व्यक्ति ने आपकी तलवार इतनी स्पीड से खींची कि वह देख भी नहीं पाया, इसलिए वह अमागी से उसका स्लोमो वीडियो चलाने को कहता है जिसे उसने अपनी आंखों में रिकॉर्ड किया है। लेकिन उसे पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। लियम का मानना है कि अमागी के हाईटेक कैमरे भी यासुशी की तकनीक को कैद नहीं कर सकते।
सकते, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह यासूसी का शिष्य बनेगा। हालांकि लियम यह नहीं जानता कि यासूसी एक घोटालेबाज है, उसने पहले ही लकड़ियां काट दी थी। अननोन व्यक्ति ये सारी घटना अपने आईने में देख रहा होता है। शायद यासूसी को भी उसने ही भेजा होगा और इंतजार करता है कि भविष्य में क्या होगा। दूसरी तरफ हम क्रिस्टाना को देखते हैं, जिसे पायरेट क्रू से शांति का प्रस्ताव मिलता है, इसलिए वह उससे बात करने के लिए अड्डे पे जाती है ताकि पायरेट क्रू गो से बात कर सके। गो उसका कोई शांति का इरादा नहीं था, वो केवल उसे इसलिए यहाँ पर लाया था ताकि उसके होम प्लेनेट मिस्टीरिया पर हमला कर सके। तभी हम देखते हैं हजारों पायरेट क्रू क्रिस्टाना के ग्रह पे पहुंचते हैं। वह लोग उस प्लेनेट के डिफेंस लाइंस को भी पार कर देते हैं। आगे बताता है कि कुछ लोगों ने उसके साथ अलायंस बना ली और उसे धोखा दे दिया। ज्यादातर लोग उसके ग्रह को एक खतरे के रूप में देखते हैं। अलायंस का सारा गठबंधन क्रिस्टाना के स्पेसशिप पे हथियार दान देता है। आगे गोस बताता है कि अलायंस को उसके साथ विश्वासघात करने के लिए केवल कुछ पैसे ही लगे और उसे एहसास दिलाता है कि उसका शासन अब खत्म हुआ। वह उससे वादा करता है अगर वह उसकी बात मान लेगी तो उसके प्लेनेट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हम लियम को देखते हैं, उसे 3 साल हो गए हैं उस घोटालेबाज से ट्रेनिंग लेते हुए और अभी तक उसने उसकी फ्लैश टेक्निक नहीं सीखी क्योंकि वह असल में है ही नहीं। उसने बेसिक मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और वह स्पेशल तकनीक को सीखना चाहता है जो उसे एक शक्तिशाली इवल लॉर्ड बनने में मदद करेगा। इधर हम यासूसी के घर को देखते हैं। यासूसी बताता है कि लियम को ठगना कितना आसान है। वही लियम को अभी तक नहीं पता लगा कि वह आदमी एक घोटालेबाज है, उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। यासूसी इस बात के लिए खुश हो रहा है कि उसे इतनी आसानी से पैसा मिल रहा है और उसकी इच्छा है कि ये हमेशा मिलता रहे। उसी समय लियम अपने मास्टर से कुछ क्वेश्चन पूछने आता है। वह अपने मास्टर से एक जटिल तकनीक सीखने की विनती करता है जिसे डे ऑफ फ्लैश कहा जाता है। यासूसी उसे स्कूल से निकाल देता है क्योंकि उस तकनीक को सीखने के लिए वह जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि उसने बुनियादी बातों में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। तुरंत ही लियम अपने मास्टर से उसकी इस बात के लिए माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वह एक मूर्ख है। लियम विनती करता है कि वह उसे स्कूल से बाहर ना निकाले। यासूसी उसकी इस बात को बड़ी ध्यान से मान लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पैसा का स्रोत खत्म हो जाए। माफी मिलने के बाद लियम जल्दी से अपने मास्टर को अकेला छोड़ के चला जाता है। ये देखता है कि वह चला गया है, मास्टर यासूसी अपने असली रूप में आ जाता है। आगे यासूसी बताता है उसे बिल्कुल भी उस तकनीक के बारे में नहीं पता है जिसे लियम ने उसे सिखाने के लिए कहा है। लियम वापस लौटता है, वह माफी के लिए उसे एक एक्स्ट्रा मनी देता है और भूखा मास्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अंत में लियम वहाँ से चला जाता है। यासूसी को एक्स्ट्रा कैश मिलने के वजह से वह पागलों की तरह हंसने लगता है। जब वह पागलों की तरह हंस रहा होता है, लियम फिर से वापस आता है। लियम बताता है कि वह अगले दिन क्लास में नहीं आएगा। मास्टर यासूसी को इस बात की कोई समस्या नहीं होती। यासूसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वह लियम कक्षा में आए या ना आए। लियम अपने महल में वापस आता है और सिंहासन पे बैठा होता है। इसके बाद अमागी उसे 3 महीने की आर्थिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देती है जिसमें कर्जा वही रहता है, हालांकि उत्पादन और बिक्री बढ़ रही है, इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा है। लियम उसकी कड़ी मेहनत की सराहना करता है। आगे लियम कहता है सरकार का कार्यभार उस पर छोड़ देना चाहिए। अमागी यह सुनकर खुश होती है, लेकिन अमागी ने अपेक्षा से कम दर के लिए माफी मांगी। वह उसे कल्याण कार्यक्रम के पर भी एक रिपोर्ट दिखाती है और बताते कि ये परिणाम हमेशा से कम रहे हैं। लियम को यह बात आश्चर्यजनक लगती है और वह जानना चाहता है कि इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। कुछ देर बाद उसके सामने एक अजीब चेहरे वाला बदसूरत आदमी आता है। लियम ने उससे ऐसी असफलता के लिए बताने को कहा। पहले तो वह बोना आदमी सरप्राइज होता है, लेकिन जल्द ही उसे अपने वित्तीय विवरण छिपाने और उसमें हेराफेरी करने की बात याद आ जाती है। पहले तो वह बोना आदमी अपना बचाव करते हुए सोचता है कि लियम अभी इस बात के लिए बहुत छोटा है। आगे बताता है कि यह खर्च जरूरी है, लेकिन लियम उसे याद दिलाता है कि यह झूठ है। इसके बाद वह छोटा आदमी बताता है कि उसके इस चीजों को चालू करने के लिए खर्च उठाया था। लियम उसका झूठ सुनकर उसने पहले वाले विक्रेता के अलावा दूसरे विक्रेता का उपयोग क्यों चुना। वह बताता है कि नया विक्रेता बेहतर था। लियम इन बातों से तंग आकर उस विक्रेता को रिश्वत देने के तरीकों के बारे में बताता है। ये आरोप जारी रहते हैं तो अचानक लियम का दिमाग भटक जाता है कि वह उस आदमी से कुछ बातें सीखेगा। दुर्भाग्य से वह मोटा आदमी इतना प्रतिभाशाली नहीं था जितना लियम ने सोचा था।
अमागी पहले हुए उसे एक गमन के बारे में बताती है जिसमें उस छोटे आदमी का छोटा सा हाथ है। वह बताता है कि ये सारा मेरे सबॉर्डिनेट का काम है। अमागी और लियम का मानना है कि उसने अपने सबॉर्डिनेट को इसलिए फंसाया क्योंकि वह बच सके। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एम्बेसडर की कोई भी राशि बर्बाद नहीं हुई। जब यह लियम सुनता है तो उस छोटे आदमी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो उसने हेरा फेरी की है उसे बचने के लिए वह जानबूझकर अपने सबॉर्डिनेट को फंसा रहा है। वह छोटे कद का मोटा आदमी कहता है कि ये सब झूठ है और आगे कहता है कि अमागी जैसे मेगा रोबोट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मानव जाति के दुश्मन है। रेज में आकर लियम अपनी तलवार निकालता है और धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ता है और कहता है कि उसे अपने सबॉर्डिनेट पर हमला करना पसंद है। लियम को अपनी ओर आते हुए देख वह मोटा आदमी सब कुछ सच बोलने लगता है। आगे वह बताता है कि वह इसलिए करता है क्योंकि इससे ही उसका कारोबार चलता है। वह मोटा आदमी अभी भी सच नहीं बता रहा होता है तो लियम उसकी ओर बढ़ने लगता है। वह आगे बताता है कि वह इतना शानदार जीवन बिताने के लिए ये सब करता है। इससे पहले कि वह अपना बचाव कर सके लियम अपनी तलवार से उसे मार देता है। वह उस पे चिल्लाता है, बताता है कि उसके अलावा और किसी को उसका धन छूने का अधिकार नहीं है। इससे पहले कि यह मामला और आगे जाए अमागी उसे शांत करती है। लियम उसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करने के लिए आदेश देता है। अमागी बताती कि ऐसा करने से लाभ होने की बजाय नुकसान होगा। इसकी वजह वह दूसरा सुझाव देती है कि बड़ी संख्या में गुड़िया तैयार करे और दावा करती है 30 गुड़िया उसके लिए उसके सभी कामों में सहायता करेंगी। इससे ये होगा कि देश में प्रगति हो रही है। ये सुनकर लियम तुरंत सहमत हो जाता है। हालांकि अमागी का मानना है कि लियम के इस निर्णय पर लोग उसके लिए नकारात्मक बातें कह सकते हैं, लेकिन लियम को इसकी कोई परवाह नहीं है। उस रात ये खबर फैलने लगती है कि कैसे लियम ने एक करप्ट अधिकारी की हत्या कर दी। वहाँ पर बैठे लोग आगे बताते हैं लियम ने शिक्षा की अवधि को 3 वर्ष बदलकर 6 वर्ष कर दिया है, जिसके कारण स्कूल की बिल्डिंग बनाने में अधिक मजदूरों को लगाया जाएगा। उनका मानना है कि लियम अच्छा काम कर रहा है, खासकर उसकी 10 साल की छोटी उम्र को देखकर। इसी बीच लियम को देखते हैं जो बड़ी ट्रांसफार्मर मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह अब मार्शल आर्ट में मास्टर हो गया है। दुर्भाग्यवश उसका नकली मास्टर ठीक उस समय पर पहुंच जाता है। वह लियम से कहता है उसे ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए इसका कोई मतलब ना हो जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजह वह लियम से इससे अधिक शक्तिशाली चीज पे कंट्रोल करने को कहता है जिसे कोई और संभाल नहीं सकता हो। ये सुनकर लियम तुरंत सहमत हो जाता है। वह इस बारे में जानने के लिए कैप्टन के बेस पे जाता है और उसे मशीन के पुराने मॉडल के बारे में बताया जाता है। आगे कैप्टन उसे एक यूनिट के अस्तित्व के बारे में बताता है जिसका संचालन उसके परदादा करते थे। लियम इस बात को सुनकर उत्साहित हो जाता है। यसूसी खजाने की तलाश में एक मंदिर में जाता है। यसूसी इस बात के लिए परेशान है कि लियम काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और उसका मानना है कि वह लियम को और ज्यादा लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकता। अब उसका मानना है कि लियम से पैसा लेने के लिए उसे नई तकनीक क्रिएट करनी पड़ेगी। अचानक से यसूसी का हाथ एक दीवार पर पड़ता है जिससे एक सिगरेट चलता फिरता मोबाइल लाइट दिखाई देता है जो देखने में बहुत पुराना लगता है। यसूसी के लिए ये वही है जिससे कि उसे लियम को व्यस्त रखने में पैसा आता रहने की जरूरत है। इसी बीच हम उस अननोन व्यक्ति को देखते हैं जो नेगेटिव इमोशन की तलाश में अर्थ में जाता है, जहां उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जो आसानी से नाराज हो जाता है। वह इसलिए नाराज है क्योंकि उसका स्टारबक्स का ऑर्डर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। उस अननोन आदमी को इस लड़के की नकारात्मक भावनाएं पसंद आती हैं, लेकिन वह कुछ स्वादिष्ट चाहता है। हम लियम की दुनिया में वापस आते हैं जहाँ यसूसी ने पहले ही लियम को एविड की मरम्मत के लिए बोल दिया होगा। मेरे अकॉर्डिंग लियम शायद उसकी तैयारी कर रहा हो। लियम अपने मास्टर की नकली तकनीक द फ्लैश की ट्रेनिंग कर रहा है। उसके साथ उसका बटलर ब्रायन भी खड़ा है। ब्रायन इस बात के लिए खुश है एविड लियम के ग्रैंडफादर की यूनिट है, तब भी उसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। बटलर का मानना है कि इतने पुराना यूनिट को उपयोग करने से उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। लियम का मानना है कि वह इस मोबाइल नाइट से अपनी स्किल को टॉप पे पहुंचा सकता है। ब्रायन लियम से कहता है कि वह इस बकवास तकनीक को सीखना बंद कर दे, इससे केवल समय की बर्बादी हो रही है। लियम का मानना है कि अगर वह अच्छे से ट्रेनिंग करेगा तो वह एक दिन इस टेक्निक को सीख लेगा। दूसरी तरह अमागी को देखते हैं जो कि मोबाइल नाइट एविड के पास जाती है। अमागी को पता है कि यसूसी कितना घोटालेबाज है। उसे उसकी तलवार की तकनीक भी झूठी लगती है क्योंकि उसे एविड की मरम्मत के लिए लियम ने ऑर्डर दिया है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इस कबाड़ को जिंदा करने के लिए। इसके तुरंत बाद एविड की मरम्मत के लिए कुछ इंजीनियर लियम के प्लेनेट पे आते हैं। लियम उससे हवाई अड्डे पे मिलता है। जब वह बात कर रहे थे तब नेस की नजर अमागी पे पड़ती है और वह शौक होती है कि
कि एक AI टोल काउंट के बगल में क्यों खड़ी है। लियम नियाज की हरकतों को देखकर नाराज हो जाता है। लियम तुरंत बताता है कि वह एक AI रोबोट को अपने पास में रख सकता है। जो भी उसके जीने के तरीके पे शक करेगा तो वह उसे सजा देगा। हालांकि नियाज के रिएक्शन को गलत समझा, क्योंकि वह वास्तव में एंड्रॉइड की फैन है और वह अमागी को देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। वह अमागी के कस्टम मेड फीचर को देखकर कम से कम प्रभावित होती है। अमागी को हर जगह से छूने लगती है। वह अमागी की स्कर्ट उठाकर देखने वाली होती है। लियम सही समय पे उसे रोक देता है और उसे ऐसी हरकत करने के लिए मना करता है। इसके बाद वह गोदाम में जाते हैं जहाँ एविड को रखा गया है। नियाज पहली नजर में ही उसे देखते कमेंट करने लगती है, कहती कि ये मशीन पूरी तरह से खराब हो गई है और बताती कि उसे इससे ठीक करने में पैसा बर्बाद करने की जगह उसे नई यूनिट खरीद लेनी चाहिए। वह उसे साफ बता देता है कि वह एकमात्र मोबाइल नाइट है जिसपे वह सवार करेगा। नियाज बताती कि इसे ठीक करने के लिए उसे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इसके पुर्जे स्टॉक में नहीं है। इस रोबोट का साइज बाकी रोबोट से काफी बड़ा है। नियाज का मतलब है कि लियम अगर इस कबाड़ को ठीक करना चाहेगा तो इसके लिए उसे बहुत पैसे देने पड़ेंगे। लियम बताता है कि उसे पुराने पार्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए नए पार्ट से। यासूसी ने लियम को मोबाइल लाइट को मैनुअल चलाने के लिए कहा है। वह नियाज से कहता है कि इस मैनुअल को अपने पास रखे और बाकी सभी फंक्शन को हटा दे। जाने से पहले लियम उसे एक स्पेशल मूव जोड़ने के लिए कहता है, जैसा कि रॉकेट पंच, जो आदेश मिलने पर रोबोट की मुट्ठी को अलग कर देता है, जिससे वह अपने दुश्मन की ओर रॉकेट की तरह उड़ता है। इसी समय यासूसी ये देखने के लिए गोदाम में आता है कि एविड की मरम्मत कितनी तक पहुंची। जैसे ही गोदाम में नियाज को देखता है, वह पहली नजर में ही उसके प्यार में पड़ जाता है। वह नियाज को देखते ही उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वह अपनी नाक को पोंछता है और अपनी पोस्टर को ठीक करता है और अपना परिचय देने के लिए नियाज के पास आता है। वह लियम से बात करने में बिजी होती है, इसलिए वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। यासूसी लगातार कोशिश कर अपना परिचय देता है। वह डेट के लिए पूछता है। एक बार फिर यासूसी को इग्नोर करती है और वह फिर से लियम से बात करने लग जाती है। लियम के विशेष टेक्निक को एविड में जोड़ना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए लियम वह उसे उतना पैसा देगा जितना उसे काम के लिए चाहिए। नियाज उसकी बात को मान जाती है। नियाज का शुरुआत से ही प्लान था कि वह लियम से जितना चाहे उतना पैसा ले सके। यासूसी को एक दूसरे से रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा की तरह बात करता देखकर बहुत जलन होती है। यह देखकर यासूसी लियम को बेवकूफ भरी और भयानक ट्रेनिंग देने के लिए उसे दंडित करने का फैसला करता है। वह लियम से कहता है कि अब से वह आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग करेगा। वह लियम को बहती नदी में एक लट्ठे के ऊपर खड़ा कर देता है। जब लियम उस लकड़ी के टुकड़े पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, यासूसी अपने कस्टमेड टेनिस बॉल गन से उस पर हमला करता है। बेशक यह आदमी जानबूझकर लियम को चोट पहुंचा रहा है। वह लियम की तलवार भी छुपा सकता है, पर वह लियम से कहता है कि ये उसकी नई ट्रेनिंग है जिससे वह बेहतर शॉट्समैन बन सकता है। लियम को यह ट्रेनिंग काफी मुश्किल लगती है। लियम बोलता है कि उसकी तलवार बहुत भारी है, क्योंकि उसकी तलवार पर बहुत सारा भार लटका हुआ है। वह अपने मास्टर के निर्देश पर अभ्यास करता रहता है। वह अपने मन की आंखों से देखने की पूरी कोशिश करता है ताकि वह आने वाले टेनिस गेंदों से बच सके। दूसरी तरफ हम पायरेट क्रू के कमांडर गोस को देखते हैं, जो काल कोठरी की तरफ जा रहा है, जहां वह बताता है कि उसने राजकुमारी क्रिस्टीना के सहित वहां की सारी महिलाओं को पकड़ लिया है। उनमें से किसी को यह नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है। वह क्रिस्टीना से कहता है कि बाहर आ जाए ताकि वह ट्रेजर आइलैंड के बारे में पूछ सके। वह क्रिस्टीना के करीब जाता है और कहता है कि वह उसे अपने खजाने में शामिल करेगा, क्योंकि वह उसे बहुत खूबसूरत लगती है। क्रिस्टीना का पूरा शरीर कांपने लगता है। वह क्रिस्टीना को अपने लैब असिस्टेंट के रूप में ले जाता है और अपने पुराने पालतू जानवर के कमरे का दरवाजा खोलता है, जिसमें एक अजीब सी महिला दिखाई देती है, जिसे इन पायरेटों ने उसे एक राक्षस में बदल दिया। गोस उसे जहाज से बाहर फेंक देता है। फिर वह क्रिस्टियानो को अपना नया पालतू बनाने को कहता है। वह अपने नए खिलौनों के साथ टॉर्चर करने के लिए लैब असिस्टेंट से पूछता है उसके साथ क्या किया जाए। असिस्टेंट बताता है कि वह पहले क्रिस्टीना के पैर काटे ताकि वह पूरी तरह से अपाहिज हो जाए। गोस बोलता है क्रिस्टीना की आंखों को निकालकर वह हथेलियों से मसलना चाहता है। डरी हुई क्रिस्टीना अपने चारों ओर देखती है। टेस्ट ट्यूब में दर्जनों डिसअपियर महिलाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जब तक उसे कोई बचाने नहीं आएगा, उसकी जिंदगी एक मौत के समान है। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं। नियाज एविड की मरम्मत पूरी कर देती है। साथ ही लियम के आदेश अनुसार उसने ढेर सारे कस्टमाइजेशन कर दिए हैं, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। नियाज लियम को एविड के कॉकपिट में ले जाती है और उसे दिखाती है कि इस मोबाइल नाइट को कैसे चलाया जाए। वह उसकी आंखें मिलाए बिना उसकी बातों पे ध्यान देता है और इंजन चालू कर देता है। रोबोट लियम को स्कैन करता है और उसे पायलट के रूप में रजिस्टर करता है। इसका मतलब है यह है कि अब से लियम
के अलावा कोई और भी इस यूनिट को चला नहीं सकता। लियम एक्साइटेड होकर अपना पहला कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही गिर जाता है। नियास बताती कि एबिट में कोई ऑटो बैलेंस जैसा कोई फंक्शन नहीं है जिसे ये चला सके। इसका मतलब लियम इस नए मॉडल की तरह एक बटन प्रेस करके आगे नहीं बढ़ा सकता। इसका एक अच्छा पहलू भी है। नियास के अनुसार लियम किसी तरह इस पुराने कबाड़ को चलाने में सफल हो जाता है तो वह इसको उसी तरह हिला सकता है जैसे कि उसका वास्तविक शरीर हिलता है। इसके बाद लियम उठता है और धीरे धीरे आगे चलता है। इस बार उसने मोबाइल लाइट को बहुत आसानी से बैलेंस किया। वह यूनिट को वेयर हाउस से बाहर ले जाता है। तभी नियास आगे बताते इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत मानसिक छवि बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वह फोकस में मदद करने के लिए उसके करीब आती है और उसके कंट्रोल को रीएडजस्ट करती है। जैसे ही उसके पॉम पॉम लियम को टच करते हैं तो उसके मन में अलग ही छवि बनने लगती है, जिसके कारण एविड अपने हाथों को इस तरह हिलाता है जैसे कि वह कुछ महसूस कर रहा है। हाथों के इशारों से नियास को एहसास होता है कि लियम क्या सोच रहा है, लेकिन लियम कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। दूसरी ओर यासूसी को संदेह है कि यह आदमी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कॉकपिट के अंदर वह गलत हरकतें कर रहा है। हालांकि ब्रायन को यह देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। फाइनली उसके मालिक को एक असली औरत में दिलचस्पी आ गई। यासूसी इतना गुस्सा हो जाता है कि लियम को और कठिन ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। कई दिन बीत जाते हैं। लियम अभी भी अपने मास्टर की सिगरेट टेक्निक नहीं सीख पाया। उसे लगता है कि उसके अंदर टैलेंट की कमी है। अमागी सोचती है कि असली प्रॉब्लम यासूसी की शिक्षा में है। अमागी हाल में ही यासूसी की क्रेडिबिलिटी पर कितना सवाल उठा रही है, लेकिन लियम को यासूसी पर पूरा भरोसा होता है। पर लियम अपने मास्टर की क्रेडिबिलिटी को डिफेंड करते हुए एक लॉजिकल आंसर देता है। वह कहता है कि शायद यासूसी की सिगरेट टेक्निक में मैजिक शामिल हो। लियम को पता लग जाता है कि उस लकड़ी को तलवार से नहीं बल्कि चारू से काटा गया है। वह अपनी मैजिक पावर को तलवार में भर लेता है। वह अपनी मैजिक पावर से उस लकड़ी को काटने के लिए तलवार को घुमाता है। वह इस तकनीक को महीनों महीनों और सालों सालों तक अभ्यास करके इस तकनीक को अंत में सीख लेता है, जो तकनीक अस्तित्व में है नहीं। लियम अपनी तकनीक को यासूसी को दिखाना चाहता है कि उसने कितना कुछ सीखा है। अपनी तलवार को उसी दिशा में घुमाकर कुछ दूरी से उस लकड़ी के लट्ठे को काट देता है। यासूसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या देख रहा है। यासूसी को पता है कि ये तकनीक एक झूठ है, तो लियम उस लट्ठे को कैसे काट पाया। अंदर से वह लियम की शक्तियों से डर रहा है, पर वह अपना सीरियस चेहरा बनाते हुए लियम से कहता है कि इस तकनीक में निपुणता हासिल करने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कुछ सप्ताह बाद जब उसे अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट मिलती है, वह अमागी के साथ अपने बैटलशिप में बैठकर स्पेस में आता है। लियम के टेरिटरी में एक छोटा सा अमेंडम प्लेनेट मुक आता है, जिसका उपयोग एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जिस पर पायलट क्रू के फ्लीट ने हमला कर दिया है। मुकाई में तैनात सेना समुद्री डाकुओं द्वारा छोड़े गए मोबाइल नाइट के साथ लड़ाई में लगी हुई है। लियम के सबऑर्डिनेट को लगता है कि इतनी कम संख्या में सेना होने के कारण लंबे समय तक युद्ध में टिक पाएगी। अमागी सुझाव देती है वह गुरुत्वाकर्षण और अन्य साधनों का उपयोग करके मुकाई के ब्लाइंड स्पॉट से समुद्री डाकुओं पर हमला करे, और लियम उसकी योजना के अनुसार अपने सभी जहाजों को समुद्री डाकुओं को पकड़ने का आदेश देता है। लियम फ्रंट लाइन को डिफेंड करने के लिए कूद जाता है। ब्रायन उसकी आज्ञा सुनकर लियम से अपनी जान जोखिम में न डालने की विनती करता है, लेकिन लियम कायर नहीं है। इसके अलावा वह स्वयं को एक महान सम्राट द्वारा ट्रेन तलवारबाज मानता है, इसलिए अब वह चाहता है कि साम्राज्य को पता लगे कि अब उसके पास क्या स्किल है। कुछ देर बाद वह अपने मोबाइल नाइट एविड में बैठकर मुकाई की ओर रवाना हो जाता है। दुश्मनों के ब्लाइंड स्पॉट्स में उन पर हमला करता है और एक के बाद एक मोबाइल नाइटों को काट डालता है, इससे पहले कि वह उसे देख पाए। कुछ ही समय में वह अपने एनिमी की संख्या कम कर देता है। वह कुछ स्टाइल पोज कर एक स्पेशल मूव का उपयोग करता है, जिसे वह बीम राइफल कहता है। वह एनिमी पायलट पर प्लाज्मा बीम छोड़ता है। इसके बाद वह अपनी सीक्रेट टेक्निक वे ऑफ द फ्लैश का उपयोग करता है और वह दूर से ही अपने दर्जनों दुश्मनों को नष्ट कर देता है, और वह पायलट को इतना डरा देता है कि वह अपने जहाजों की ओर वापस लौटने लगते हैं। लियम अपना दूसरा स्पेशल मूव रॉकेट पंच चलाता है, जो अपने आप से बहुत प्रभावी होता है, लेकिन लियम को ये पसंद नहीं आता। वह उसी वक्त नियास को बोलता है उसे एक फेंकने वाला पंच चाहिए था, ना कि पंच मारने वाला मिसाइल। उसी वे अमागी उसे बताती है वे एनिमी के केवल 10% जहाजों पर कब्जा कर पाए, क्योंकि 30% नष्ट हो गए और बाकी बचे निकल गए। लियम इसी को अपनी जीत मानता है और अमागी को वाइस कमांडर के रूप में अच्छा काम करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है।